करेंगे इस टाइम जो हमास और इसराइल की जंग चल रही है। पहले हमने पब्लिक का ओपिनियन लिया काफ़ी बार इसी टॉपिक पे, लेकिन आज थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि हमास ने भी जो हॉस्टेज बनाया है इसराइल के बच्चों को, वहाँ की खवातीन को, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो ये जंग फैलती जा रही है, अब लबनान की तरफ, सीरिया की तरफ ये जंग जाती नजर आ रही है, क्या ये वर्ल्ड वार 3 का कोई रुख लेने जा रही है? इन सब चीज़ों के ऊपर आबिद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। सबसे पहले तो मैं आपको 1 मिलियन के ऊपर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो लास्ट वीडियो में ना मैंने ऑडियंस से अपील की थी कि इस वीडियो के ऊपर 1 मिलियन होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और हुए हैं वो। तो मैं सलूट करता हूँ अपनी ऑडियंस को और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आबिद भाई की इज्जत रखी और मेरी बात आपने मानी। भाई टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले जो आपने 1 मिलियन की मुबारकबाद दी है, मैं समझता हूँ मुझे जो मुबारकबाद दी है वो ये ऑडियंस को भी दें, क्योंकि ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर ना मैंने किए ना आपने किए, ये इन लोगों की वजह से। जी इन्हीं की मेहनत है, हमारी मेहनत है और इनका प्यार है। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, टॉपिक आपने सुना होगा और बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे थे, मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आबिद भाई को ये जो सीरिया और ये जो इस टाइम हमास और इसराइल की जंग चल रही है, इसके ऊपर आबिद भाई क्या सोच रखते हैं, किसकी साइड लेते हैं, किसकी नहीं लेते? मुश्किल टॉपिक है, लेकिन आपकी सोच जानना चाहते हैं लोग, क्या कहेंगे? भाई आप भी ना पीछे पड़ जाते हो। मैंने आपको बड़ी सख्ती से कहा था कि देखिए मैं बोलूँगा ना इस मामले के ऊपर तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। देखिए चैनल मेरा तो नहीं है, लेकिन आपके लिए बड़ा मसला होगा, क्योंकि पहले लोग हाथ धो के आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपका भी चैनल है, सबका चैनल है। तो एक्चुअली देखिए मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ, और मेरे जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज़ हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज़ हो सकती हैं, क्योंकि मैंने सच की बात करनी। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। अच्छा आबिद भाई, उसमें लॉजिक ये दिया जाता है, देखे बात इन्होंने बड़ी लॉजिकल की है, ऑथेंटिक बात की है, लेकिन यही बात अगर हम किसी मौलाना से करेंगे, वो कहेंगे कि भाई उधर से भी तो इसराइल से भी बहुत जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फलस्तीन की जो माएँ बहनें हैं उनके साथ। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर फर्क क्या रह गया? पहले देखिए कोई प्रूफ कोई मैं आपको बताता हूँ, इसराइल करता था जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे ये जंग आज से थोड़ी चल रही है, ये 100 साल से जंग चल रही है। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए अगर इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे। यार ये ऑथेंटिक न्यूज़ है जोन साहब, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े? जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया? लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया? औरतों के कपड़े किसने उतारे? अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है? जुल्म कौन कर रहा है? तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूँ तो मेरे पर फतवे लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलना भी तो है ना, कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा। देखें यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें दोनों साइड दिखानी चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर है, कोई जर्नलिस्ट है, या कोई भी जिसका कोई प्लेटफॉर्म है, उसे उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर फलस्तीन, अगर सीरिया, अगर हमास की बात करता है तो दूसरी साइड का भी जो पर्सपेक्टिव है, जो सोच है, जो उनकी ओपिनियन है, कम से कम लोगों तक वो भी तो लेके आए ना। देखिए हमारी जो सोच है ना, हम ये कह देते हैं कि भाई यहाँ पे 1500 लोग मर गए, आज जो है वो गजा में इतने लोग मर गए, लेकिन दूसरी साइड पे जितने लोगों की जाने गई। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान हम भी पाकिस्तानी, हमने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और भी कुछ कंट्री हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं किया। अब तस्लीम ना करने का मकसद ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा और कोई बोले ना, उसके ऊपर कोई बात ना करे। अभी देखिए जुल्म किस चीज़ का मैं बताता हूँ। 5000 जो रॉकेट छोड़े गए हैं सर, वो 5000 रॉकेट हैं, वो जहाँ पे गिरता है, कभी इमेजिन कीजिए, कभी सोचिए अपने दिमाग से कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट औरत है हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कोई बीमार है, किसी को हार्ट अटैक है, कोई अपने घरों में परेशान है, उसके घर के ऊपर वो रॉकेट गिर रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा होगा बसों के ऊपर रॉकेट गिरे हैं, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं भाईजान। जुल्म हुआ है। अब देखिए जब जंग होती है ना, तो जब जुल्म और मजलूम वाला चक्कर नहीं होता, फिर जंग होती है, फिर जीत या हार होती है किसी की। अब जब उन्होंने जंग स्टार्ट की तो इसराइल ने ऐलान किया कि भाई हमारे यहाँ अब जंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, हम प्रॉपर जंग करेंगे। अब हमास है, अब हमास देखिए, मैं कहता हूँ कि हमास एक फौज
कहा ठीक जाता है कि एक फौज है हमारा। ऑफिशियल या किसी कंट्री की फौज नहीं है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप कह लें, मतलब इस टाइप का वो कहा जाता है वो। अच्छा, जिस मुल्क के हक में वो हमास जो है जंग लड़ रहे हैं, हाँ। कभी उस मुल्क ने कहा कि ये हमारी फौज है? कभी उन्होंने ऐलान किया कि ये हमारी फौज है, ये हमारे हैं? कहीं ना ऐलान तो करें, ऑफिशियली कोई बात तो करें। ठीक है। तो देखिए बात कुछ, अब देखिए एक टीटीपी तरीके बिल्कुल, तालिबान जो पाकिस्तान में आए दिन अटैक करते हैं। जी जी, पाकिस्तान में अटैक करते हैं। ठीक है। अब उसे बैरून मुल्क से फंडिंग हो और पाकिस्तान में वो मजीद अटैक करें, तो क्या हम उस टाइम भी चुप कर जाएंगे? हाँ, ये अब हमास को फंडिंग हो रही है इस्लामिक कई कंट्रियों से, उसे फंडिंग हो रही है, वो अटैक कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो अब हमें खामोश हो जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान में भी ये मामला हो। देखें, ये बड़ी गहरी बात है कि मतलब टीटीपी का भी यही कहना है, उनकी जो एक आइडियोलॉजी है वो यही है कि भाई इस्लाम नाफज करना है हमने पाकिस्तान में, तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान में इस्लाम नाफज करना है। ऐसे तो फिर हमें टीटीपी एक एग्जाम्पल है कि भाई ऐसे कहें कि हाँ भाई ये इस्लाम नाफज करता है, इसे भी सपोर्ट करो, अगर अटैक कर रहा है तो ठीक है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि समझ के चलना है, समझ के चलना और है। समझ के जब चलेंगे, देखें अब ये दो जंगें जो ये हो रही हैं, ये जंग जो हो रही है, ठीक है, इससे पहले एक आलमी जंग हुई थी। बिल्कुल। आलमी जंग में लाखों लोग मारे गए, लाखों बच्चे शहीद हुए, बड़े जुल्म हुए, इंतहा हो गई, तबाही मच गई इंसानियत की। मैं कह रहा हूँ कि रोंद के रख दिया इंसानियत को। एंड पे क्या हुआ? इतने अरसे के बाद क्या हुआ? इतने लोग मरवाने के बाद क्या हुआ? आपने सुलह की, बैठ के बात की। अब यूरोप के देखें सारे मुल्क एक बन चुके हैं जिसमें बॉर्डर लाइन भी नहीं है, एक ट्रेन की टिकट के ऊपर आप पूरा यूरोप घूम सकते हो। तो इस जंग का पैचअप क्यों नहीं हो सकता भाईजान? इस जंग में अमन क्यों नहीं हो सकता? एंड पे भी तो करना है सर, वही तो कह रहा हूँ मैं, दोनों कंट्रियों को ये बात कर रहा हूँ कि एंड पे भी तो आपने सुलह करनी है, एंड पे भी दोस्ती करोगे। और भाई वो मासूम बच्चों को ना मरवाओ, वो बिल्डिंगें ना तबाह करवाओ, वो हर दोनों तरफ हो रहा है, एक तरफ नहीं हो रहा है। ये भी बिल्डिंगें तबाह कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और आप ये देखें शुएब भाई, जंग हमेशा होती है। पहले एक जंग होती थी कि फाइटिंग वाली जंग होती थी, एक बंदा इधर से आया, एक इधर से तलवारें ली और जंग स्टार्ट हो गई। जी हाँ। अब जंग है टेक्नोलॉजी की, अब जदीद जंगें हैं, वो वाली जंग नहीं है। अब देखिए, अब आप जंग तो लड़ना शुरू कर दिए, अल्लाह अकबर के नारे तो लगाना शुरू कर दिए। आपको पता है अब जंग लड़ किसके साथ रहे हो? आपने 5000 रॉकेट किसके ऊपर डाल दिए? आपको ये अंदाजा है? उसका नाम इसराइल है। वो दुनिया की बहुत बड़ी पावर है, टेक्नोलॉजी अमेरिका उससे लेता है भाईजान। उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हाँ, एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि उसकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, 5000 रॉकेट आए और वो टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया कि वो उन्हें पता क्यों नहीं चला कि 5000 रॉकेट आए, रास्ते में उन्हें रोक देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, वो कर। देखें, एक जगह पे फेल होती है टेक्नोलॉजी, 100 जगह पे फेल नहीं हो सकती भाईजान। काफी रोके भी हैं उनमें से। जी रुके हैं, तो तबाही इतनी बड़ी नहीं हुई। अगर वो 5000 के 5000 आए थे तो आधा शहर तबाह हो जाना था। आबिद भाई मुझे ये बताएं, ये देखें जिस तरीके से ये जंग फैलती जा रही है इस टाइम, जैसे लिबनान की बात करें, सीरिया की बात करें, ये वहां तक भी जा पहुंची है। सर इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, इंडिया की और कनाडा की बहस चल रही है, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बहस चल रही है, यूक्रेन, सऊदी अरेबिया की और ईरान की बहस चल रही है, रशिया यूक्रेन की बहस चल रही है, अमेरिका चाइना की चल रही है। देखें, ये तो दुनिया सारी आलमी जंग की तरफ जा रही है सर। आने वाला टाइम तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आलमी जंग शुरू हो जानी है, ठीक है। और आलमी जंग शुरू हो गई ना, यकीन कीजिए कि इस बार दुनिया नहीं बचेगी। पहले आलमी जंग और थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सुपर पावरें नहीं थी, बम नहीं थे। वो एक बम ऐसा होता है कि जिस धरती पे गिरता है उस धरती पे न्यूक्लियर, अच्छा, उस जिस धरती पे गिरता है ना, उस धरती पे भाईजान पौधे नहीं पैदा हो सकते, तो इंसान कहाँ से पैदा हो जाएगा उधर? अच्छा आबिद भाई, हम अक्सर आपको पता है कि टॉपिक इंडिया के टॉपिक पे या इंडिया को भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन अभी इसी जो इशू चल रहा है इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि भाई इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि अगर हिस्ट्री देखें तो इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट भी मैंने इस चीज का शुरू में एक जवाब दे दिया हुआ है आपको कि जब हक की बात होगी तो इंडिया साथ खड़ा होगा। देखें, उस टाइम इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोट नहीं दिया। क्यों दिया? कि उस टाइम इंसानियत की खिलाफ वर्जी हो रही थी। आज इंडिया उसी के हक में खड़ा हुआ है, इसराइल के। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि 5000 रॉकेट आपने मजलूमों पे पहले छोड़े हैं, उसके बाद फिर आपके साथ जंग स्टार्ट हुई है। ना आप ये पंगा लेते और ना ये कुछ होता। अब उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उनके पास ऐसे केमिकल हैं, देखिए ये बातें करने वाली नहीं है कि वो केमिकल आपके मुल्क में फेंक दिया जाए ना तो यकीन करें कि लोग पिघल जाएं, मरे ना पिघल जाएं लोग। उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो लिहाजा अभी भी वक्त है। जितनी तबाही हो चुकी है अभी रोक लीजिए। आलमी ताकतें पता क्या कह रही हैं? जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, अरब अमारात हैं,
वो सब इनका साथ दे रहे हैं मुसलमान होने के नाते। ठीक है। लेकिन मकसद ये है कि आप सच्चाई का साथ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप इस चक्कर में लग रहे जी हमारा किबला अव्वल है और हमने उसे बचाना है, देखें वो सबका किबला अव्वल है, वो आप कोई इस्लाम के अकेले ठेकेदार नहीं हो, हम सब हैं। तो हजरत उमर ने जब इजाजत दे दी थी कि यहूदी इधर आ सकते हैं, आप हिस्ट्री खोल के देखिए भाईजान, ठीक हो गया। हजरत उमर ने यहूदियों को इजाजत दी थी। आप कौन से मुसलमान हो, हजरत उमर की बात को नहीं मान रहे हो? आप किस चीज़ से उन्हें रोक सकते हो? और आबिद भाई बड़ी बात ये है कि जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि भाई जिस तरीके से बच्चों को और जो खवातीन हैं, वुमेन हैं इसराइल की, उन्हें हॉस्टेज किया जा रहा है, उन्हें बंदी बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस्लाम में तो फसल तक को अगर आप जो उनसे वो इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है कि जैसे इस्लाम में जंगें होती थी, आप किसी के इलाके में जाके जंग लड़ते, सख्ती से मना था कि आपने तबाही नहीं करनी, किसी की फसल तक नहीं काटना, फसल तक तबाह नहीं करनी, किसी का दरख्त तक नहीं काटना, सिर्फ आपने अपनी जंग लड़नी है। और हम किस किस्म की जंग लड़ रहे हैं इस टाइम? क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम बच्चों को गवाह करेंगे, हम औरतों को गवाह करेंगे, हम बूढ़ों को गवाह करेंगे? हमारा इस्लाम ये नहीं कहता, ऐसा इस्लाम नहीं है। सर दिखाएं कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? मेरे नबी ने जंगें लड़ी भाईजान, शेर खुदा अली ने जो है जंगें लड़ी, उनसे क्यों नहीं सीखते हो आप लोग? उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। और इस्लाम कभी ताकत के ऊपर इस्लाम नहीं आया, और ताकत के जोर पे इस्लाम नहीं आ सकता। से इमेज कैसा जाएगा? देखें ना, पूरी दुनिया देख रही है जो दुनिया की पावर है। अब अरब अमारात को आप साइड पे कर दें, तो दुनिया की जो सुपर पावर है, अमेरिका है और बड़े बड़े यूरोप की कंट्रीज हैं, वो सब किसका साथ दे रहे हैं? वो किस चीज की बात कर रहे हैं? आप समझें इस चीज को। कुछ बातें हैं जो मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आप लोग समझिए। और देखिए अभी रशिया भी, मुझे लगता है आने वाले टाइमों में रशिया ना कूद पड़े इस जंग में। अगर रशिया कूद पड़ा भाईजान तो बहुत बड़ी खराबी है, बहुत बड़ी खराबी है। अच्छा, इंडिया के हवाले से हम बात करते हैं। जिस तरीके से इस टाइम इंडिया की बात, कोई भी बात वो करता है उसकी वैल्यू होती है, कि कोई भी वो पॉलिसी करता है अपना सामने डिक्लेयर करता है तो उसकी वैल्यू होती है। क्या वजह है कि हर फील्ड में वो इक्वल लेवल पे ग्रो कर रहा है? चाहे आप स्पोर्ट्स ले लें, अभी एशियन गेम हुई, जिस तरीके से 107 मेडल उन्होंने विन किए हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ, 30 के करीब गोल्ड विन किए। उसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमी की बात करें, हर फील्ड में वो इक्वल अच्छा, एक जगह पे मैं ये सुन रहा था, एक बंदे ने सवाल किया किसी से कि देखें इंडिया 100 मेडल जीत गया। 107 100 लगा, मैं मतलब लगभग 100। अच्छा, 100 इंडिया मेडल जीता और उधर से जापान भी जीता, चाइना भी जीता। तो उसने सवाल किया कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं जीता? उसका जवाब मैं देता हूं जनाब आपको। अच्छा, उसके ऊपर जवाब क्या दिया गया कि जी वो इंडिया की तो आवाम बहुत ज़्यादा है, वो 150 अरब जो है उनकी आबादी है, हम 24, 25, 26, 27 करोड़, 1.5 अरब। हाँ, तो अब मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि जापान की आबादी आपसे ज़्यादा है या आपसे कम है? कोरिया की आबादी आपसे ज़्यादा या कम है? वो आपसे ज़्यादा मेडल जीत रहे हैं। भाईजान कोशिश कीजिए, अपने अंदर टैलेंट लेके आए, इल्ज़ामात ना लगाएं, कोशिश करें अपने आप को इस लेवल पे लेके आए कि दुनिया आपकी तारीफ करे। एक और बात, आप कह रहे थे कि इंडिया की बात होती है तो वो मानी जाती है। देखें मानी किस तरह जाती है। मैं हमेशा बात करता हूँ, घर का जो बड़ा होता है ना, सरबरा होता है, वो अपने आप को और अपनी कौम को गैरतमंद बनाता है। तो वो गैरतमंद बना चुके हैं अपनी कौम को। देखिए, एक आपको मैं कहता हूँ भाईजान इधर आए, एक लफ्ज होता है ओए इधर आओ, तो ये दो लफ्जों में देखिए बात, मतलब दोनों का एक ही है कि बुलाया जा रहा है। तो इस तरह देखिए, आप अपनी बातों में मिठास लेके आए, आप पूरी दुनिया में एक पावरफुल खुद ही बनते जाएंगे। जब आप हक की बात करेंगे, हक के साथ खड़ा होंगे, तो आपके साथ सब प्यार करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह नहीं होती, जब तक हम अपनी बात करके उस पर कायम नहीं रहते, जब तक हम अपने रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर नहीं करते, नेबर नहीं पूरी दुनिया के साथ बेहतर नहीं करते, तब तक हमारी वैल्यू नहीं होगी। हम बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दे देंगे, जज्बाती बयान दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम पूरी दुनिया में वो कर देंगे, प्रैक्टिकली लोग हमारे पे हंसेंगे बस, और इससे ज़्यादा नहीं कुछ होगा। तो प्रैक्टिकली हंस तो रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है। अभी देखिए मेहमान वज़ीर आज़म जो आए हुए हैं, मेहमान वज़ीर ख़ारजा, जो मैं तो उन्हें मेहमान कहता हूँ, ठीक है। अब देखिए वो मेहमान वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा क्या कर रहे हैं, किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। आपने बयान सुने हैं उनके? और भाईजान, जब दुनिया एक आलमी जंग की तरफ गई होती है ना, तो उसमें पीस करवाने वाला ही सबसे कामयाब इंसान होता है। अगर आप इस टाइम हक के बयान दें, आप पीस का बयान दें, दोनों कंट्री के लिए पीस का बयान, देखिए आप बयान देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? और आपकी बात की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू रहेगी? अब 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी, और क्या कर लिया उन 4 जंगों से? क्या अपनी अवाम को जाहिल बनाया? उन जंगों की वजह से हमारी अवाम जाहिल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। क्यों?
उन जंगों की वजह से हम अपने आप को मजबूत करने में पैसा लगाते रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्योंकि मजबूत करते एजुकेशन जाएं। का जो बजट था, जो हेल्थ का बजट था, जो यूथ पे लगना था, वो उस तरीके से नहीं लगा सके। वो हमारा डिफेंस में और इन चीजों में ज्यादा। और आपको मैं एक और चीज बताता चलूं, लेकिन आबिद भाई एक चीज आप वो भी बताइएगा, एक चीज ये 4 जंगें अगर हमने लड़ी, उन्होंने भी तो लड़ी, वो कैसे आगे चले गए? एक मतलब एक सवाल बनता है कि यार आपने कहा 4 जंगें लड़ी, इस वजह से हम पीछे रह गए, तो वो 4 की 4 उन्होंने भी तो लड़ी। सर बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। 4 जंगें लड़ने के बाद ना वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें समझ आ चुकी हुई थी इन जंगों में कुछ नहीं रखा, इनसे तरक्की नहीं हो सकती। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जंग जब 4 खत्म हुई उसके बाद उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियां बनानी शुरू की, अपने लोगों को तरक्की दिलवाने, अपनी इंडस्ट्रियां बनानी शुरू की, अपने लोगों को टेक्नोलॉजी दी, आईटी में उन्हें एक्सपर्ट बने उनके लोग, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। हम लोग उस टाइम जब वो अपनी इंडस्ट्रियां बना रहे थे, जब यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, हम इधर बम बना रहे थे, हम इधर असला खरीद रहे थे। अच्छा शुएब भाई, बात मैं भूल जाऊंगा, मुझे कल किसी ने कहा था बड़ी सख्ती के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो भी पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा था कि आपने इस जंग के ऊपर कोई बयान नहीं देना। तो मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ शुएब भाई, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा था कि शुएब भाई इस टॉपिक पे आप मुझसे बात ना करें। ठीक है। अब उसके बाद अपना भी आप ख्याल रखें और मेरा भी ख्याल रखें, क्योंकि मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। जो बात सच है वो करनी चाहिए। देखें मेरे बच्चे हैं, मैंने हर चीज़ को मैनेज करना होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। तो अभी भी मैं, यकीन कीजिए, मैं अपनी ऑडियंस को कह रहा हूँ, अभी भी मैंने खुल के कोई बात नहीं की। अगर मैं खुल पड़ा ना तो ये बंद हो जाएंगे भाईजान। ठीक हो गया। और देखें यहाँ पे ऑडियंस की भी अगर बात करूँ, काफ़ी हद तक समझते हैं कि जितना हमसे कोशिश होता है हम अनबाइस रह के, बिल्कुल न्यूट्रल रह के बात करें, दोनों साइड की ओपिनियन आगे रख सकें। लेकिन हमें देखें ना, ये लिमिटेशंस भी देखनी होती हैं, जो सोसाइटी है उनके जज्बात को, सेंटिमेंट्स को भी देखना होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ये भाई से अगर बात करता हूँ, ये भाई से अगर बात करता हूँ, मेरी इधर लड़ाई हो जाए, मेरा इधर नुकसान या इनका नुकसान हो जाए, तो मुझे इस काम का कोई फायदा होगा? मैं मोहब्बत बांटूं या नफरत? आप मोहब्बत बांट रहे हो, मैं हमेशा बात करता हूँ, आज फिर अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा। देखिए, तारीफ मुंह के ऊपर की जाए वो तारीफ का मज़ा नहीं आता, तारीफ हमेशा पीछे होती है, उसका मज़ा आता है। लेकिन बाय गॉड, जिस तरह शुएब चौधरी काम कर रहा है, जिस तरह आप लोगों को लेके चल रहा है, जिस तरह आवाम को लेके चल रहा है, यकीन कीजिए ये कोई छोटी बात नहीं है। खड़े होके झगड़े कर लेना और बात होती है, लेकिन जिस तरीके से आप मैनेज करते हो ना, और जिस तरीके से लेके चल रहे हो, बाय गॉड, मैं तो दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे और इसी तरह सच दिखाते जाओ। लेकिन सच के साथ डरना कभी नहीं है। आप यकीन करो, आप सच बोलोगे, अल्लाह तो आपके साथ है। ये आबिद भाई भी आपके साथ खड़ा हुआ है। और सच के लिए आपको एक और चीज बताता हूँ, सच के लिए हमें अपनी गर्दनें भी कटवानी पड़ गई ना, तो यकीन करें वो भी कटवाने से पीछे नहीं। यही अल्फाज हैं, यही बातें हैं, और ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से मेरे जैसे नाचीज को हौसला मिलता है, मेरे जैसे नाचीज को जो सा मोटिवेशन मिलती है। आप जैसे लोग जब हमें मोटिवेट करते हैं, साथ खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल करता है कि नहीं यार, इंसानियत की बात की जाए, सच दिखाया जाए, जो भी रियलिटी है वो दिखाई जाए। लेकिन आप अपना ज़हन बना लीजिए, आज जब ये इंटरव्यू चलेगा ना आपका, उसके बाद कुछ रुकावटें आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी। ये अभी से अपने ज़हन की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, इसमें कोई बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले तफसीलन ये बात बता दी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, नहीं, रुकावटें पहले भी बहुत आई, अभी भी आती हैं, आगे भी आएंगी, लेकिन ये फील्ड शायद ऐसी है कि इसमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अभी भाई थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। इस टाइम जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, हमारे यहाँ पे बिजली के यूनिट का हमें नहीं पता किधर चला गया, 70-80 के करीब है। पेट्रोल का हमें नहीं पता, कभी ऊपर जाता है, कभी 20 रुपये ऊपर जाता है, 5 रुपये नीचे जाता है। अभी 350 के करीब पेट्रोल चल रहा है और महंगाई चल रही है। ऐसी सिचुएशन में हमें अपने पाकिस्तान पे फोकस करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को पाकिस्तान को स्टेबल करने की ज़रूरत है, यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है, या कहीं फॉरेन कंट्रीज़ का विजिट करें, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दें, इस जंग में उसके साथ हैं, उस जंग में उसके साथ हैं। देखिए, हमारी कंट्री तरक्की जब तक नहीं करेगी, जब तक ये बिजली, पानी, गैस स्टेबल नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में कोई वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे नहीं करेगा। हिस्ट्री तो देखिए, जब से पाकिस्तान बना है आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका यार। ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? किसी वज़ीर-ए-आज़म को तो 5 साल पूरे करने चाहिए। जब देखिए आपके मुल्क में कोई वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे करता है ना, उससे क्या होता है कि पूरी दुनिया आप पे इत्मीनाद करने लग जाती है कि एक स्टेबल, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस कंट्री में। एक वज़ीर-ए-आज़म 5 साल के लिए इस मुल्क में है, जिसे भगाएंगे नहीं, फिर आप उनके साथ मुआहदे भी करते हैं, उनके साथ आगे भी चलते हैं, तरक्की डेवलपमेंट की तरफ आप आते हैं, यानी कि लोगों को आपकी बात पे यकीन होता है। अभी एक बात और मुझे याद आई, यहाँ पे अगर हम हमास की बात करें, इसराइल
की बात करें और साथ मतलब फ़लस्तीन की बात करें तो बहुत लोग यहाँ पे आपको नारे लगाते नजर आएंगे कि भाई लब्बैक लब्बैक अल जिहाद, ये इस तरह के मैंने कई रैलीज देखी हैं, जुम्मे वाले दिन आप भी देखेंगे। क्या समझते हैं कितने लोग अभी तक जा चुके हैं वहाँ पे, जहाज जो कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे जा चुके हैं? शुएब भाई नो कमेंट्स, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा प्लीज। ठीक और हो भी सवाल चले, कोई मसला नहीं। देखें यहाँ पे आप भी समझ सकते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे बात की जाती है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप रियलिस्टिक हो के सोचें, जो पाकिस्तान से लोग हमें देख रहे हैं या जहां से भी लोग देख रहे हैं। देखिए शुएब भाई मैं बताता हूँ, कोई आम इंसान बात करेगा ना उसकी बात शायद ना पकड़ी जाए। अब मैंने आपको मना कर दिया कि यार आपने ये बात नहीं करनी, मैं कर दूंगा ना तो मेरी बात पकड़ी जाएगी। तो कोई जगह ऐसी, मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया है, सारी बातें आपसे ठीक हो गया, ठीक हो गया। बात को लाइट करते हैं, बड़ा इस टाइम ये एक माहौल बना हुआ है, इसे थोड़ा लाइटर मूड में लेके आते हैं। वर्ल्ड कप में अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, क्या समझते हैं आप? तो कहते थे कोहली छक्का मारे, पाकिस्तान में आके मारे, लेकिन अभी इंडिया में मैच होगा। देखें वो जो हिंदी में कहते हैं भविष्यवाणी जो मैंने की थी ना, वो तकरीबन पूरी हो गई है। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तानी टीम इंडिया जाएगी और लाजमी जाएगी, और पाकिस्तानी टीम को ऐसा लगेगा कि जैसे हम लाहौर में हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम इंडिया में हैं। प्रोटोकॉल दिया अभी आप मोहम्मद रिजवान का कल का इंटरव्यू देखिए, सेंचुरी की थी उन्होंने, मैन ऑफ द मैच में उन्होंने ये बात की है कि हम इंडिया के हैदराबाद में हैं या पाकिस्तान के पिंडी में, हमें तो लग ही नहीं रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में फिर रहे हैं हम लोग। तो मेरी बातें सच हो रही हैं। देखिए अब ये पाकिस्तानी लोग गलत समझते हैं, उनके ज़हन क्लियर करने के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे दिल की ख्वाहिश है पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जीते, इंडिया में पाकिस्तान जीत के वापस आए, ट्रॉफी लेके, वर्ल्ड कप लेके आए अपने साथ। हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पोजीशन नजर आ रही होती है ना, जो गेम नजर आ रही होती है, हमने गेम की बात करनी है। तो गेम में इंडिया की टीम बहुत ज्यादा सॉलिड है, उनकी बॉलिंग दुनिया की समझ में नहीं आ रही, उनकी बैटिंग समझ नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया का देखें उसने क्या हाल किया है। पहले ये कहा जाता था जी इंडिया वालों की बैटिंग बड़ी जबरदस्त है, अब बॉलिंग के सर पे बड़ा वो गेम कर रहे हैं। देखें बात ये थी कि पाकिस्तान पैदा करता है बॉलिंग, इंडिया पैदा करता है बैटिंग, ठीक है। लेकिन इस बार इंडिया ने अनहोनी कर दी है, उसने बॉलिंग भी पैदा कर दी है, बैटिंग भी पैदा, और बॉलिंग ऐसी, मोहम्मद सिराज वाह 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 क्या बॉलिंग कर रहे हैं। और विराट कोहली, उनकी तो तारीफ या बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया को पता है वो क्या है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेस किया उन्होंने। सर विराट कोहली वो प्लेयर हैं, देखें एक तो प्लेयर आया ना, वो ओपनिंग की, उसने स्टार्टिंग ली, उसने सेंचुरी कर दी, 50 स्कोर कर दिया, ये तो कर लेते हैं। मुश्किल टाइम में अपनी टीम को निकालना, विराट कोहली की हिस्ट्री देखिए, उसने ऐसी को हैंडल ऐसी पिचेस पे उसने स्कोर किया है विराट कोहली ने, जहां बॉल समझ ही नहीं आती, जहां पहले ओवर में 2-2 आउट हो जाते हैं, वहां वो सेंचुरी करते हैं। आपने बोला ऐसी पिच पे उन्होंने स्कोर किया जिधर बॉल समझ नहीं आती, अब तो पिच भी वो है जिधर उन्हें बॉल बड़ी समझ में आएगी, क्योंकि होम ग्राउंड है यहाँ पे। मतलब जैसे अगर लेट्स सपोज लाहौर में मैच होगा, हमारी टीम बड़ी कंफर्टेबल होगी कि भाई इधर तो हम मैच खेलते रहते हैं। ये जो तो उनका होम ग्राउंड है। सर जो इंडिया का मैच हुआ है मोहाली की ग्राउंड के ऊपर, मोहाली की पिच कोई आम पिच नहीं थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था इंग्लैंड की पिचें हैं। आप देखा बॉल क्या स्विंग हो रहा था, और शुरू में तो बड़ी परेशानी हो रही थी खेलने के लिए। इंडिया पाकिस्तान का ये जो 14 तारीख को मैच है, टिकटें तो ऐसे सेल हुई थी पहले ही टाइम। आपको तो नहीं मिली, मुझे तो नहीं मिली, ना हमें इंडिया की टिकट मिली, ना हमें मैच की टिकट मिली। हमें तो कोशिश की गई, बड़ी कोशिश की गई, लेकिन ये है कि यहाँ पे रूल है, मतलब इंडिया ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि कोई भी पाकिस्तान से मैच देखने नहीं जा सकता जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है। शुएब भाई ने और मैंने और हमारी टीम के मेंबर थे, हमने यकीन कीजिए बड़ी कोशिश की थी इस बार इंडिया आने के लिए, और हमें ये ऑफिशियली बयान नहीं है, मैं अपने पास से बात कर रहा हूँ, एक जोक की तौर पे बात हो रही थी, तो वो बंदा मुझे कहता इस टाइम तो पाकिस्तान था, वज़ीर आज़म भी इंडिया नहीं जा सकता। नहीं, चले जाओ। आप जोक के तौर पे बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये वाकई में बात ठीक है। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करता, लेकिन बड़े बड़े लेवल के लोग भी इस टाइम उन्हें ना तो टिकट इंडिया की मिल रही है, इवन जैनब अब्बास की जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्हें वापस भेज दिया गया। क्या समझते हैं कि उन्होंने जो ट्वीट्स की थी, देखें इस लेवल पे आप हों और इस तरह की आप अगर कोई इस तरह की ट्वीट करें, आपको क्या लगता है करना चाहिए? और फिर देखिए जैनब जो है ना, उन्हें बेसिकली मैं पसंद करता हूँ, बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी बात करती हैं और बड़ा स्पोर्ट्स को समझती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में ये चीजें लाना, देख वही बात करना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को समझती हैं, हर प्लेयर का उन्हें पता है, क्रिकेट की हिस्ट्री का उन्हें पता है, बड़ी जीनियस गर्ल हैं वो। लेकिन हैरान हूँ कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा बयान भी इन्होंने दिया हुआ है, ऐसा इन्होंने कोई ट्वीट भी किया हुआ है। तो देखिए मेरे खिलाफ कोई बात करेगा, मेरे नबी के खिलाफ कोई बात करेगा, मेरे दीन के खिलाफ कोई बात करेगा, तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं नफरत करूंगा उसके साथ जो मेरे नबी के खिलाफ बात करेगा। तो जब आप इंडिया की
जो उनके रिलीजन, उनके मजहब के अगेंस्ट जी हाँ, बात करेंगे, जो उनके मजहब से रिलीजन है, जो भी उनकी सिलसिले हैं, जब आप किसी को तंग करेंगे, किसी के मजहब पे बात करेंगे, तो जाहिर बात है वो भी कोई रिएक्शन देंगे, वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे। हो गया, लेकिन हमें पास का वो नहीं बताया जाता कि भाई अगर इन्हें वापस भेजा गया उसकी रीजन क्या, बस ये बता दिया जाता है लो जी इंडिया ने हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को वापस भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खैर ये थी आज की वीडियो। आबिद भाई के साथ हमने जो है इसराइल के हवाले से, हमास के हवाले से डिस्कशन की, इंडिया के हवाले से अभी जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उस हवाले से डिस्कशन की। आपको आबिद भाई की आज की ये वीडियो कैसी लगी? बड़ी मुझे तो बड़ी लास्ट में अपनी ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यकीन करें, आप सपोर्ट करते हैं, आप हमें देखते हैं, आप हम लोगों से प्यार करते हैं, और जैसे आप कमेंट करते हैं ना, यकीन करें कि ये हमारी सोच भी नहीं थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं सोची थी कि इंडिया से लोग ऐसे कमेंट करेंगे, इंडिया से लोग ऐसा, क्योंकि हम तो इंडिया से नफरत करते थे यार, इंडिया को बड़ा बुरा समझते थे हम लोग। क्योंकि हमारा तो बस हमारे सिलेबस में मेरा आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो मेरा दिल करता था अपने साथ बम बांधूं और इंडिया में जाके उसे फोड़ दें और लोग भी साथ मर जाएं। लेकिन जब स्टडी की, जब समझ आया कि ओए हुए हम लोग किस रास्ते पे चले हुए थे और बात क्या है, और जब उन लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने मोहब्बत दिखाई अपनी, तो समझ आई कि यार ये लोग हमें गलत बताते रहे, ये मीडिया हमें गलत बताता रहा, ये पॉलिटिशियन हमारे दिमागों में जो है ना भरते रहे। लेकिन जब आप हक को समझेंगे, जब मीडिया आप ज्वाइन करेंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ने से ज़्यादा समझ आती है। ऐसे ही है। जब आप पढ़ना शुरू, और पढ़ना भी वो नहीं जो झूठी हिस्ट्री लिख दी गई हुई है, इंटरनेशनल वो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सच्चा हो वो बात पढ़नी है, हवाओं वाली बात नहीं पढ़ लेनी, वो नहीं पढ़ लेना जो हमारे सिलेबस में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो नहीं पढ़ना। अच्छा, लेकिन आबिद भाई इधर एक अब जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी आती है कि जैसे आपको पता चला कि नहीं यार वो चीज़ें जो हमें बताई जाती रही या हमें दिखाई जाती रही मीडिया के थ्रू वैसा नहीं है, सच आपको पता चला, अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को भी सच बताएं, यहाँ पब्लिक को भी सच बताएं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सच अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। आज मैं कभी मौका मिला ना तो मैं अपने बच्चों के साथ आपका इंटरव्यू करवाऊंगा, और आपने मेरे बच्चों से उनकी सेंस चेक करनी है कि वो क्या बात करते हैं आपसे। आप हैरान परेशान। मैंने अपने बच्चों को तालीम दी है हक की और सच की। आप इंडिया की बात पूछोगे ना तो वो उसे दुश्मन नहीं कहेगा, वो उसे ये नहीं कहेगा कि हमने इंडिया में बम फाड़ देना है, वो ये कहेंगे कि इंडिया के साथ हमने दोस्ती करनी है, हमारे जो है ना खून का रिश्ता है इंडिया के साथ, वो ये बातें करेंगे कि हमने इंडिया से ऐसा ही करते हैं कि कुछ नेक्स्ट 1-2-3 वीडियोस के बाद कोई आबिद भाई के साथ, इनके जो फैमिली है मतलब बच्चों के साथ जो उनसे हम प्रोग्राम करेंगे, देखेंगे कि ये जो इंडिया की बड़ी तारीफ करते हैं, मतलब जो उनकी पॉलिसीज है, जो बेहतर काम है उनकी तारीफ करते हैं, ये अपने बच्चों को क्या बताते हैं इंडिया के रिलेटेड। यहाँ पे हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आबिद भाई की बातें आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।